Hello everyone, this is Silky Khanna and this video is to clear all your doubts regarding answering multiple choice questions in the NET examination. हमारा जो नेट का एग्ज़ाम है वो MCQs पर बेस्ड है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि किस तरीके के MCQs एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वी हैव आर फैक्ट बेस्ड स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस। फैक्ट बेस्ड स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस में फैक्चुअल आंसर होता है, ऑप्शंस में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होता है। अगर स्टूडेंट ने टॉपिक स्टडी किया हुआ होगा तो वो सिंपली आंसर कर पाएगा, अदरवाइज नहीं, बट कंफ्यूजन या वेगनेस नहीं होता है। द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वी हैव आर वेग क्वेश्चंस, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। यहाँ पर टॉपिक पढ़ा हुआ होने के बावजूद भी अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो वो स्टूडेंट आंसर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसे केसेस में क्वेश्चन या फिर जो ऑप्शंस दे रखे होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, सिमिलर से पर्यायवाची शब्द होते हैं, इसीलिए अक्सर ऑप्शंस में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक इज मस्ट। Then the third type of questions that we have are situation based questions. तो जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो जनरली पेपर 1 में पूछे जाते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन दी जाती है जिसमें एग्जामिनर इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कोई भी स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, किस तरीके से रिएक्ट या एक्ट करेगा। एंड द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वी हैव आर बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स। इसमें अलग अलग स्टेटमेंट्स दी जाती हैं एंड द स्टूडेंट हैज़ टू आइडेंटिफाई कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। कई बार सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और ये भी बताना होता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट वाली स्टेटमेंट का रीज़न है या नहीं, उसको एक्सप्लेन कर रही है या नहीं। तो in this particular video basically I have tried to enlist all such questions, मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस का एक एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करी गई है सो दैट आपको टेक्निक पता चल सके कि किस तरीके से क्वेश्चंस को आंसर करना है एग्जाम में। और एक बार अगर आप क्वेश्चंस देख लेंगे, समझ लेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग होगी और बेटर होगी। So now moving on to our very first slide. And starting with our first question, which is based on teaching aids. सबसे पहले तो टीचिंग मेथड्स और टीचिंग एड्स, इन दो शब्दों का डिफरेंस समझते हैं। देखिए टीचिंग मेथड का मतलब क्या होता है, किसी भी टीचर के पढ़ाने का तरीका या पढ़ाने का स्टाइल। और टीचिंग एड्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी टीचर पढ़ाते टाइम क्लास में किन इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस का इस्तेमाल करके पढ़ाता है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, चॉक, डस्टर, मार्कर्स। इसके अलावा अगर कोई टीचर पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहा है तो लैपटॉप, प्रोजेक्टर, ये सब भी टीचिंग एड्स होंगे। पहली चीज़ जो यहाँ से आपको क्लियर हो जानी चाहिए है कि जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ें और उसमें 2 सिमिलर से शब्द दिख रहे हों, तो उनके डिफरेंस को अच्छी तरीके से समझ लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में ऑप्शंस के बीच में कभी भी कंफ्यूज नहीं हो। तो हमेशा सिमिलर से दिखने वाले वर्ड्स या चीज़ों का डिफरेंस ज़रूर पढ़िए। सो हमारा क्वेश्चन है, द यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स इज़ जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। भाई टीचिंग एड्स जो हैं वो क्लास में क्यों यूज़ होने चाहिए हैं, उनका यूज़ क्यों जस्टिफाइड है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लासरूम। सही बात है, आप एक क्लास का एटमॉस्फेयर छोड़ो। एंड रिमेंबर ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्कूल टीचिंग नॉट कॉलेज टीचिंग। तो एक स्कूल के क्लासरूम का एटमॉस्फेयर सोचो, यहाँ पे टीचर सिर्फ बोल रहा है, और दूसरा जहाँ पर टीचर बोल भी रहा है और ब्लैक बोर्ड पे लिख भी रहा है। जब टीचर सिर्फ बोल रहा होगा तो फिर भी चांस है कि बच्चे की आंखें जो हैं वो इधर उधर कुछ और देख रही हैं, उसको कुछ एंटरटेनिंग दिख रहा हो, क्या पता विंडो के बाहर देख रहे हो। लेकिन जब टीचर ब्लैक बोर्ड पे साइमल्टेनियसली कुछ लिखेगा तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि बच्चे का फोकस, बच्चे की आंखें ब्लैक बोर्ड पर टिकी रहें। तो यानी कि टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करने से कहीं ना कहीं बच्चे का अटेंशन जो है वो क्लास में बना रहता है। सो यानी कि ए ऑप्शन सही लग रहा है।
बी ऑप्शन है मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम इन द क्लासरूम। और सही बात है, अगर आप टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उस वजह से बच्चे का अटेंशन क्लास में बना रहेगा, प्लस वो अनुशासन में रहेगा क्योंकि उसका ध्यान इधर उधर नहीं जा रहा है, तो वो फालतू में बातचीत नहीं करेगा, क्लास में डिसिप्लिन में रहेगा। ये भी सही है। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो सबसे सही लग रहा है भाई। टीचिंग एड्स जो है उनका इस्तेमाल करके टीचर जो है कंसेप्ट को बेहतर तरीके से बच्चे को समझा सकता है, कॉम्प्रिहेंसिवली समझा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक साइंस का टीचर है और वो किसी एनिमल की सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे दे बच्चे को, तो उतना समझ में नहीं आएगा जितना तब समझ में आएगा जब वो टीचर बच्चे को ब्लैक बोर्ड पर डायग्राम बना के दिखा दे। ऐसे ही इकोनॉमिक्स है, डायग्राम बना के दिखा देने से ब्लैक बोर्ड पे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, बच्चा बेहतर तरीके से कंसेप्ट को समझ सकेगा, उसका लर्निंग आउटकम बेटर निकल के आएगा अगर क्लास में टीचिंग एड्स का प्रयोग किया जाएगा तो। एंड द लास्ट वन दैट वी हैव इज इफेक्टिव एंगेजमेंट। सो इफेक्टिव एंगेजमेंट, यहाँ पर एंगेजमेंट शब्द का मतलब क्या है? इन्वॉल्वमेंट। इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग टास्क का मतलब हुआ कि बच्चे कंप्लीटली इन्वॉल्व होके स्टडी करें। तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप सोचो कि कोई टीचर जो है जब वो किसी एनिमल को डिस्क्राइब कर रहा है उसका डायग्राम बना दे, या फिर उस पर्टिकुलर एनिमल का मिनिएचर लाके बच्चों को दिखा दे, तो बच्चे जो है इंटरेस्ट लेके स्टडी करेंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे उस चीज़ में। तो ये ऑप्शन भी सही है। सो ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम क्या होती है कि जो चारों ऑप्शंस हैं वो चारों के चारों ऑप्शंस हमको सही लगते हैं। अब हमारा आंसर क्या होना चाहिए? विच वन शुड वी मार्क? तो देखिए, इन चारों ऑप्शंस में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बच्चे का लर्निंग आउटकम। बाकी के जो 3 काम है वो इसी के लिए तो हो रहे हैं भाई, बच्चों का, स्टूडेंट का अटेंशन क्लास में बना रहे, बच्चा इन्वॉल्व होके इंटरेस्ट लेके स्टडी करे, बच्चा डिसिप्लिन में रहे। ये सब चीज़ें टीचर इसलिए चाहता है ताकि बच्चे का लर्निंग आउटकम बेहतर निकल के आए। तो यानी कि लर्निंग आउटकम को बेटर करने के लिए ही बाकी के 3 काम कराए जाते हैं। तो यानी कि इस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, बाकी के सारे ऑप्शंस मर्ज हो गए, वो इसी के सब रीजन थे। तो इसलिए सी वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ गुड टीचर इज वन हु। अच्छा शिक्षक, अच्छा टीचर आप किसे कहेंगे? पहला, जो यूजफुल इंफॉर्मेशन दे। ठीक बात है, यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है टीचर, कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स भी एक्सप्लेन करता है। प्रिंटेड नोट्स देना ज़रूरी नहीं है। इंस्पायर्स स्टूडेंट्स टू लर्न, बच्चों को मोटिवेट करे, इंस्पायर करे पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर भी 3 ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या सिर्फ टीचर ही दे सकता है? मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर है, बुक्स है, न्यूज़ चैनल है, इंफॉर्मेशन तो कहीं से भी मिल सकती है। रही बात कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स के एक्सप्लेनेशन की, अगर किसी बच्चे के रीडिंग स्किल्स अच्छे हैं तो वो किताब पढ़ के भी टॉपिक समझ सकता है। लेकिन जब बात आती है इंस्पायर करने की, मोटिवेट करने की, तो कोई किताब या न्यूज़ चैनल मोटिवेट नहीं कर सकता, वो काम एक टीचर का ही है। और इसको सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों माना गया है? क्योंकि जब टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट कर देगा तो उस बच्चे में सेल्फ लर्निंग हैबिट इनकलकेट हो जाएगी। सेल्फ लर्निंग हैबिट डेवलप होने का मतलब है कि उस बच्चे को नहीं भी पढ़ाया जाए ना तो भी वो बच्चा पढ़ेगा। और एक टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, बच्चे के अंदर लर्निंग हैबिट्स डेवलप करना भी होता है। तो यानी कि इस केस में इंफॉर्मेशन देने और प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बच्चे को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। ये दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें चारों या तीनों ऑप्शन सही लग रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चंस का आपको आंसर कैसे निकालना है? ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये देखना है, या तो कोई एक ऑप्शन होगा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, या फिर कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसके अंदर बाकी के तीनों ऑप्शन मर्ज हो जाएंगे, उसी का सब रीज़न होंगे। सो इस तरीके से आपको अपना आंसर ऐसे क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई करना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। So next one that we have is match the following. अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है तो बहुत आसान है मैच द फॉलोइंग। एंड लेट्स से कोई ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है मैच द फॉलोइंग में,
जो आपने स्टडी नहीं किया हुआ है, आपको नहीं आता है, तब कैसे आंसर करें। देखिए, मैच द फॉलोइंग में अच्छी बात ये होती है कि आपको ABCD चारों ऑप्शन मैच कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक या दो भी मैच हो जाते हैं तो भी आप कोट्स में से आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, पर्यायवाची ढूंढने की कोशिश करो, सिनोनिम्स ढूंढने की कोशिश करो। अक्सर ऐसा देखा गया है कि मैच द फॉलोइंग में सिनोनिमस वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं सेट 1 और सेट 2 में। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्वेश्चन में, ए वाला ऑप्शन मैं छोड़ रही हूँ, मैं बी वाला ले रही हूँ पहले। सम्मेटिव इवैल्यूएशन, सम्मेटिव का मतलब क्या होता है? सम टोटल ऑफ, मिला जुला के। तो बच्चा पूरे साल जो भी प्रोजेक्ट्स बनाता है, जो भी टेस्ट देता है, उसका ओवरऑल क्लास में जो परफॉर्मेंस होती है, उसका सम टोटल इवैल्यूएशन एंड में किया जाता है। भाई टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन तो होता ही है, लेकिन उस पूरे इवैल्यूएशन का टोटल सम्मेटिव कब होता है? साल के एंड में। अब आप देखिए सेट 2 में थर्ड वाले ऑप्शन में एक वर्ड है फाइनल लर्निंग आउटकम, ग्रेडिंग द फाइनल लर्निंग आउटकम। तो सम्मेटिव और फाइनल एक तरीके से क्या हो गए? पर्यायवाची हो गए, सिनोनिमस वर्ड हो गए। तो बी मैच हो जाएगा 3 से। फिर देखिए सी वाला ऑप्शन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूस जो निरंतरता से चलता रहे, और कॉम्प्रिहेंसिव इसीलिए है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएशन होता है, पूरे साल बच्चे के ऊपर चेक रखा जाता है। अब देखिए एक वर्ड है सेट 2 में ऑप्शन 1 में, रेगुलरिटी, यानी कि रेगुलरली। तो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कॉन्टिन्यूस वो हुआ जो पूरे साल निरंतरता से चले, तो कॉन्टिन्यूस वर्ड का सिनोनिम हो गया रेगुलर। तो सी वाला मैच हो जाएगा फर्स्ट से। इवैल्यूएटिंग कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स विद रेगुलरिटी। कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव का मतलब क्या हुआ? ब्रेन रिलेटेड स्किल्स, बच्चे के दिमाग का, बच्चे के थॉट प्रोसेस का डेवलपमेंट, बच्चे के माइंड का डेवलपमेंट, उसका इवैल्यूएशन रेगुलरली करते रहना। सो कॉन्टिन्यूस शब्द और रेगुलरिटी शब्द ये सिनोनिम्स थे, ये मैच हो गया सी का 1 से। नेक्स्ट वी हैव D1, नॉर्म एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। सो नॉर्म एंड क्राइटेरिया, इन दो वर्ड्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स के आधार पर। जब आपके एग्ज़ाम लिए जाते हैं तो स्टैंडर्ड्स पहले से तय हो जाते हैं कि भाई 40% से कम लाने वाला फेल होगा, 40% से ज़्यादा लाने वाला पास होगा, 75% से ऊपर लाने वाला डिस्टिंक्शन में कहलाएगा। सो बेसिकली नॉर्म एंड क्राइटेरिया मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड्स। ऐसे ही सेट 2 में ऑप्शन 2 में एक शब्द है यार्ड स्टिक। यार्ड स्टिक शब्द का भी सेम मतलब होता है। यार्ड स्टिक का मतलब भी होता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स के आधार पर। सो हमारा डी वाला मैच हो जाएगा 2 से। टेस्ट एंड देयर इंटरप्रिटेशंस बेस्ड ऑन ग्रुप एंड सर्टेन यार्ड स्टिक्स। टेस्ट और उनका इंटरप्रिटेशन निकालना यार्ड स्टिक्स के आधार पे, तो यानी कि डी वाला 2 से मैच हो गया। बेसिकली आप देख सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग में किसी को अगर पूरा इवैल्यूएशन के बारे में नॉलेज नहीं भी हो, तो भी अगर वो पर्यायवाची ढूंढ लेता, सिनोनिमस वर्ड्स ढूंढ लेता, अगर उसका लैंग्वेज के ऊपर कमांड है और वो शब्दों का मतलब समझ सकता है और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकता है, तो भी वो आंसर कर सकता है। फिर आते हैं फर्स्ट वाला जो मैंने छोड़ दिया था, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव का मतलब क्या है? फॉर्मेटिव बना है फॉर्मेशन शब्द से। फॉर्मेशन किस चीज़ का? फॉर्मेशन होगा बच्चे की पर्सनालिटी का, बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स का। सो एक टीचर का काम होता है बच्चे की पर्सनालिटी, बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स का फॉर्मेशन करना। बट अब आप कहेंगे ये फॉर्मेटिव शब्द इवैल्यूएशन के साथ कैसे आया? क्योंकि इवैल्यूएशन शब्द सुनते ही पहला थॉट क्या आता है दिमाग में? चेकिंग करना, रिजल्ट देना। सिर्फ उतना नहीं है, इवैल्यूएशन का एक्चुअल मतलब है कि ये चेक करना कि बच्चे के लर्निंग आउटकम्स अगर प्रॉपर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका रूट कॉज आइडेंटिफाई करो और उसके बाद बच्चे में इम्प्रूवमेंट लेके आओ, करेक्टिव एक्शन लो। सो इवैल्यूएशन इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू चेकिंग एंड मेकिंग रिजल्ट्स। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि लर्निंग आउटकम अगर सही नहीं आए तो क्यों नहीं आए, उसके कॉज को आइडेंटिफाई करके उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आना, ये काम होता है इवैल्यूएशन करते टाइम टीचर का। सो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मतलब इवैल्यूएट करके, रूट कॉज फाइंड आउट करके
फॉर्मेशन करना बच्चे की पर्सनालिटी का, बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स का। सो पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स का डेवलपमेंट हो सकता है क्लास में क्विज वगैरह ऑर्गेनाइज करके, ग्रुप डिस्कशंस वगैरह ऑर्गेनाइज करके। सो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मैच हो जाएगा क्विजेज एंड डिस्कशन से। सो अकॉर्डिंग टू दिस कोड नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक तरीका था मैच द फॉलोइंग आंसर करने का। सारे मैच द फॉलोइंग इस तरीके के भी नहीं होते हैं, तो दूसरे तरीके का देखते हैं अब हम लोग। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट लिया है मैंने। ये जो मैच द फॉलोइंग है ये टीचिंग कॉम्पिटेंसीज पर बेस्ड है। क्या मतलब होता है? कॉम्पिटेंसी मतलब स्किल, किसी चीज़ में अगर कोई एफिशिएंट हो तो। सो डोमेन ऑफ टीचिंग कॉम्पिटेंसीज मतलब एक टीचर की कॉम्पिटेंसीज एनलिस्ट करी गई हैं कि एक टीचर के पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए हैं। ठीक है, सो ये डोमेन है, मतलब ये वाइडर शब्द है, मेन शब्द है। और स्पेसिफिक मतलब इसके अंदर कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज इंक्लूड करी जा सकती हैं। तो अब आप देखिए, पर्सनालिटी, बिहेवियर, स्टाइल, एटीट्यूड, बहुत सिमिलर से शब्द हैं। कन्फ्यूजन का पूरा चांस है यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन को कैसे आंसर करें? ऐसे क्वेश्चन में ऑड वन आउट ढूंढो। ऑड वन आउट कैसे? इन सब में से ऑड वन आउट। एक अलग शब्द मुझे क्या दिख रहा है? सब्सटैंटिव। सब्सटैंटिव का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दे रखी है टीचर के सब स्किल्स, स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज। इनमें से अब आप देख लो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। टीचर का डायनामिक होना, फ्लेक्सिबल होना, सब्जेक्ट एंड जनरल नॉलेज, टीचर का अपीयरेंस और गुड फिजिक। इसको तो काट दो, ये तो किसी से मैच नहीं होगा। टीचर कैसा दिखता है, उसकी फिजिक कैसी है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। सेल्फ एफिकेसी एंड लोकस ऑफ कंट्रोल, टीचिंग एंड मैनेजिंग। इन सब चीज़ों में से सबसे इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट एंड जनरल नॉलेज। अगर टीचर की मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट नहीं है तो वो क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा? सो मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की नॉलेज होना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सब्सटैंटिव मतलब क्या था? सिग्निफिकेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये सी मैच हो गया 2 से। और देयर इज ओनली वन ऑप्शन जिसमें सी को 2 से मैच कराया गया है। ये हमारा आंसर हो गया। सो पहली चीज़ तो ये कि सब कुछ मैच कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ एक भी मैच करा लोगे, 1 या 2, तो भी आपको कोट्स में से आंसर मिल सकता है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जहाँ सब कुछ सिमिलर सा लगे वहाँ ऑड वन आउट ढूंढने की कोशिश करो। अब मैं आपको बाकी का पूरा एक्सप्लेन करती हूँ ये। तो सबसे पहले है पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज। ये मैच होना चाहिए है 4 से। क्यों? सबसे पहले मतलब समझो। पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी इंसान की पर्सनालिटी किस चीज़ से आइडेंटिफाई करी जाती है? उसके डोमिनेटिंग ट्रेट से। एक इंसान के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है, लेकिन वो क्वालिटी ज़रूरी नहीं है क्वालिटी ही हो, इसका अपोजिट भी हो सकता है, कुछ ख़राब बातें भी दिखने में आ सकती हैं। सो बेसिकली वो ट्रेट, वो क्वालिटी जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होती है, उसी से इंसान की पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। क्लास में एक स्टूडेंट है, टॉप करता है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन बैक बेंचर है, पीछे बैठता है, बातें बहुत करता है, क्लास में शरारत करता है, डिसिप्लिन में नहीं रहता है। उसकी पर्सनालिटी किस तरीके से आइडेंटिफाई करी जाएगी कि वो बातूनी है, इनडिसिप्लिन्ड है, या वो टॉपर है? बातूनी है, इनडिसिप्लिन्ड है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हाईलाइट होके नज़र आएगी। तो हर किसी की पर्सनालिटी में बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन जो सबसे हाईलाइटिंग फैक्टर होता है ना, उसी से किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है। सो पर्सनालिटी इज नथिंग बट द हाईलाइटिंग ट्रेट ऑफ अ पर्सन। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड जो है ना वो अंदर से आता है। फीलिंग ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग समथिंग और समवन, किसी को पसंद या ना पसंद करना, बट दिस इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम इनसाइड। सो ये फीलिंग है एक, लाइकिंग की या डिसलाइकिंग की, प्रेफरेंस देने की या नहीं देने की। सो इसको मैंने 4th से मैच क्यों कराया, पहले अब आप इसका भी मतलब समझिए। सेल्फ एफिकेसी मीन्स सेल्फ सफिशिएंसी। यहाँ पे टीचिंग से अगर मैं रिलेट करूँ तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक टीचर के पास सफिशिएंट स्किल्स हैं सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए या नहीं है। नेक्स्ट, लोकस ऑफ कंट्रोल। ये 2 प्रकार का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इसका क्या मतलब है? देखो,
दो तरीके के लोग होते हैं। पहले जो ये सोचते हैं भाई हम कुछ नहीं करते हैं, हमारे साथ तो जो हो रहा है वो किस्मत कर रही है। सो दीज पीपल बिलीव इन डेस्टिनी। इनका लोकस ऑफ कंट्रोल होता है एक्सटर्नल, भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हमारी किस्मत में लिखा है वो हो रहा है। दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि अगर हम मेहनत करें तो हम जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इनका लोकस ऑफ कंट्रोल है इंटरनल। ये कहते हैं डेस्टिनी भी उसके साथ है, उसका साथ देती है और वैसे ही काम करती है जैसा आप खुद करते हैं, तो आप अपनी मेहनत से कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों का लोकस ऑफ कंट्रोल होता है इंटरनल। सो एक टीचर का लोकस ऑफ कंट्रोल कैसा होना चाहिए? ऑब्वियसली इंटरनल। सो सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है। सो एक टीचर का ये मानना कि वो सेल्फ सफिशिएंट है, उसके पास स्किल्स हैं पढ़ाने के लिए या नहीं है। एक टीचर का लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा, ये डिपेंड करता है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका ज़िंदगी के प्रति एटीट्यूड कैसा है। इन चीज़ों पे डिपेंड करेंगे ये फैक्टर्स। तो सेल्फ एफिकेसी एंड लोकस ऑफ कंट्रोल पर्सनालिटी और एटीट्यूड का पार्ट हो गए। देन नेक्स्ट वी हैव बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज। ये मैच होगा टीचिंग एंड मैनेजिंग से। क्लास में टीचर किस तरीके से पढ़ाता है, किस तरीके से वो अपनी क्लास को मैनेज करता है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करता है क्लास का, ये चीज़ उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगी। एंड लास्ट वन स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज, ये मैच होगा फर्स्ट वाले से, डायनामिज्म एंड फ्लेक्सिबिलिटी। डायनामिक मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट स्टैग्नेंट, समथिंग विच इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, विच कीप्स चेंजिंग। एक ऐसी चीज़ जो स्थिर नहीं है, बदलती रहती है। सो टीचर को क्या रिजिड होना चाहिए? नहीं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए। समय के साथ बदलना पड़ता है, सिलेबस के साथ भी आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। हर बार क्लास में सेम बच्चे नहीं आते हैं। जब नई क्लास में नए स्टूडेंट्स आते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, हर बच्चे को सेम तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता है। सो टीचर को अपने पढ़ाने का तरीका, अपने पढ़ाने का स्टाइल बार बार बदलना पड़ेगा, बच्चों के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से। नए नए टीचिंग मेथड्स और टीचिंग एड्स आएंगे, वो भी सीखने पड़ेंगे। सो अ टीचर हैज़ टू बी डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल। ये चीज़ उसके स्टाइल का, उसके पढ़ाने के तरीके का पार्ट होनी चाहिए है। सो डी का मैच हो जाएगा 1 से। लेकिन जितनी डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे एक एक शब्द समझाया, इतनी डिटेल में पता होना ज़रूरी नहीं है। सो एग्ज़ाम में अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में अटकते हैं, ऑड वन आउट निकालने की कोशिश करो, कोई एक मैच कराने की कोशिश करो। ज़्यादातर क्या होता है, जब बहुत ही कंफ्यूजिंग मैच द फॉलोइंग दिए जाते हैं तो कोड भी फिर बहुत आसान होते हैं कि अगर एक भी मैच हो जाए तो आंसर मिल जाता है। ज़रूरी नहीं है हालांकि कि हर क्वेश्चन इस तरीके से हो जाए। देखिए इस वीडियो में मैंने सिर्फ एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करी है कि ओवरऑल इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है, वो टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप किस तरीके की टेक्निक्स लगा के उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब जो क्वेश्चंस आएंगे दो, वो हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पर 6 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको बताना है इसमें से कौन से पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो इफेक्टिव टीचिंग में कंट्रीब्यूट करें। पॉजिटिव फैक्टर्स, अच्छे फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करें टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में। ऐसे क्वेश्चन में पता है क्या करना चाहिए? वो स्टेटमेंट ढूंढो जो गलत है। ज़रूरी नहीं है आपको कि 6 स्टेटमेंट दे रखी हैं तो 6 स्टेटमेंट के बारे में पता हो कि वो ट्रू है या फॉल्स है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप इन 6 में से एक या दो ऐसी स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लो जिसके बारे में आप श्योर हैं कि वो आंसर नहीं हो सकती, वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट्स, ये किसी भी तरीके से आंसर हो ही नहीं सकता। टीचर क्या मनोरंजक है, जोकर है, एंटरटेनमेंट करने जाता है क्लास में? नहीं भाई। बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास में स्ट्रिक्ट रहना है। क्लास का एटमॉस्फेयर इतना फ्रेंडली रखना चाहिए है कि बच्चे इजीली अपने डाउट्स टीचर से पूछ सकें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि टीचर क्लास में बच्चों का एंटरटेनमेंट या मनोरंजन करता रहे, नहीं। सो टीचर जो है बच्चों को कितना खुश रख सकता है, कितना उनका मनोरंजन कर सकता है, ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव फैक्टर। ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इफेक्टिव टीचिंग में। सो डी आंसर नहीं हो सकता है। अब आप कोड में देखो, इसमें भी डी आ रहा है, फर्स्ट वाले में, सेकंड कोड में भी डी आ रहा है, थर्ड में भी डी आ रहा है, मतलब ये तीनों आंसर नहीं हो सकते। बचा क्या? फोर्थ, वो आंसर हो गया। सो इस तरीके के क्वेश्चंस में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में, सारी स्टेटमेंट्स को ट्रू या फॉल्स आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा अगर सारी स्टेटमेंट को आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो। प्लस सारी स्टेटमेंट पता भी नहीं होंगी, कन्फ्यूजिंग होती है, कन्फ्यूज हो जाओगे।
सो एक या दो ऐसी स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लो जो 100% आपको पता हो कि सही है या गलत है, और पहले गलत वाली देखो, उससे ज़्यादा आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक स्टेटमेंट के बेसिस पे आंसर नहीं मिलता, तो दूसरी ढूंढने की कोशिश करो। अगर हम इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट ढूंढते तो ये वाली होती, टीचर्स पर्सनल कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट्स। इससे भी कोई लेना देना नहीं है, ये भी पॉजिटिव फैक्टर नहीं है, बल्कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में पर्सनल कॉन्टैक्ट तो होना ही नहीं चाहिए है। प्रोफेशनल कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स शुड बी फॉलोड बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए है, बट दैट डज नॉट मीन कि आपस में बातचीत नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट जो है वो अपने डाउट्स पूछेगा टीचर से, पर्सनल कॉन्टैक्ट, पर्सनल बातें नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए, अब मैं बाकी की सारी स्टेटमेंट्स भी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, बिल्कुल इट इज़ अ पॉजिटिव फैक्टर कि टीचर को सब्जेक्ट के बारे में कितनी नॉलेज है। टीचर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, बिल्कुल भी नहीं। टीचर किस परिवार से है, किस कास्ट से है, किस कल्चर से है, उसका बैकग्राउंड डज नॉट मैटर। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। डजेंट मैटर कितनी भी अच्छी तरीके से टीचर को सब्जेक्ट क्यों नहीं आता हो, कितनी भी नॉलेज क्यों नहीं हो, कितनी भी मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट क्यों नहीं हो, अगर टीचर अपनी बात को स्टूडेंट तक कन्वे नहीं कर सकता, ठीक से पहुंचा नहीं सकता, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नॉलेज जो है बच्चे तक नहीं पहुंच पाएगी, टीचिंग इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। सो कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। And the last one, teachers competence in managing and monitoring the classroom transaction, very important, क्योंकि जब टीचर पढ़ाएगा तो उसके पास सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए है, कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए ताकि वो बात को ठीक से कन्वे कर ले। लेकिन अगर क्लास डिसिप्लिन में नहीं रहेगी तो ये चीज़ें भी बेकार हो जाएंगी। तो स्ट्रिक्ट नहीं हो, लेकिन टीचर जो है उसको रिस्पेक्टफुल रिलेशन बना के रखना चाहिए है, क्लास को मॉनिटर करके रखना चाहिए है, और क्लास को इस तरीके से मैनेज करना चाहिए कि जब टीचर बोल रहा है, पढ़ा रहा है, तो बच्चे डिसिप्लिन में रह के उसे सुने। सो ये थी स्टेटमेंट्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बट इससे थोड़ा सा लेवल ऊपर है। तो देखिए, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन 6 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। इसमें आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग को रिफ्लेक्ट करती हैं, यानी कि टीचिंग के लिए बेसिक क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, या बेसिक फीचर्स क्या हैं, टीचिंग के बेसिक विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले इसमें भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं वो स्टेटमेंट्स जो गलत होंगी, जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। तो पहला है, टीचिंग इज़ द सेम एज ट्रेनिंग, रॉन्ग। टीचिंग एक वाइडर शब्द है, ट्रेनिंग एक नैरोअर शब्द है। देखो, ट्रेनिंग जो होती है वो हमेशा किसी जॉब रिलेटेड स्पेसिफिक स्किल को इम्पार्ट करने के लिए दी जाती है। भाई, ट्रेनिंग जो है वो हमेशा जॉब रिलेटेड है, उसमें कोई स्पेसिफिक स्किल सिखाया जाता है। जबकि टीचिंग की अगर हम बात करते हैं तो टीचिंग इज़ अ वाइड टर्म। जब बच्चे को हम पढ़ाते हैं, स्कूल लेवल की बात याद रखिएगा, ये टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं यहाँ एग्जाम्पल में जो दिए गए हैं। सो स्कूल लेवल की अगर बात करें तो टीचिंग में तो बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है। बच्चे को जीके से लेके, साइंस से लेके, सोशल स्टडीज़ से लेके, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो जनरल पढ़ाया जाता है, बच्चे को वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ नॉलेज दी जाती है, जबकि ट्रेनिंग स्पेसिफिक स्किल सिखाने के लिए होती है। तो ये दोनों सेम नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अब हम देखते हैं कोड नंबर ए में फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। कोड नंबर डी में भी फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, एक स्टेटमेंट को गलत आइडेंटिफाई करके हमको हमारा आंसर नहीं मिला। अब हमें दूसरी स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो देखिए, सेकेंड स्टेटमेंट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग व्हेन वी टीच, ये भी गलत है। इंस्ट्रक्शन मतलब होता है दिशा निर्देश देना, या बच्चे को स्टेप बाय स्टेप बता देना कि उसको क्या काम करना है, कैसे करना है। जबकि कंडीशनिंग का मतलब होता है बच्चे का बिहेवियर, बच्चे की हैबिट्स को चेंज करना। तो बच्चे को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देना और बच्चे की हैबिट्स चेंज करना दो अलग अलग बातें हैं। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो देखिए, सी वाले ऑप्शन में सेकंड स्टेटमेंट है, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हमें आंसर मिल गया बी। तो कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करके आपको आपका आंसर मिल जाए, कई बार दो स्टेटमेंट भी आइडेंटिफाई करनी पड़ सकती हैं। अब बाकी की स्टेटमेंट्स पे आती हूँ मैं। टीचिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग, यस।
टीचर इसीलिए पढ़ाता है ताकि बच्चा लर्न कर सके। यहाँ पे लर्निंग का मतलब उसको याद कराना नहीं है, लर्निंग का मतलब होता है अंडरस्टैंड कराना। यहाँ पे लर्निंग का मतलब अंडरस्टैंड कराना है। टीचिंग इज अ टास्क वर्ड वाइल लर्निंग इज एन अचीवमेंट वर्ड। बिल्कुल सही बात है। टास्क कार्य, टीचर का कार्य है पढ़ाना। लर्निंग इज एन अचीवमेंट वर्ड, जब बच्चा कोई चीज़ सीख लेता है तो उसके लिए वो अचीवमेंट है। टीचिंग मीन्स गिविंग इन्फॉर्मेशन। टीचिंग का मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है, नहीं। टीचिंग का मतलब है चीज़ों को समझाना, एक्सप्लेन करना। वन में टीच विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस। कोई टीचर पढ़ा सकता है बिना लर्निंग हुए हुए। बिल्कुल सही बात है भाई। टीचर पढ़ा रहा है, ज़रूरी थोड़ी है कि हर बच्चे को समझ में आ ही जाए या हर बच्चा जो है उसी टाइम पे कंसेप्ट को ठीक से दिमाग में बैठा ले, नहीं। सो यानी कि टीचिंग बिना लर्निंग के भी हो सकती है। हो सकता है टीचर जो है वो पूरे बिल्कुल इफ़ेक्टिवली पढ़ा रहा है, बट बच्चे का उस समय ध्यान नहीं है या बच्चा डिसिप्लिन में नहीं है या फिर उस समय जो है उसका दिमाग कहीं और पे है या वो थोड़ा एंग्शियस है तो वो नहीं पढ़ पाया उस टाइम पे, ऐसा पॉसिबल है। तो हमारा आंसर हो गया बी। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये जो हमारा नेट का एग्ज़ाम है, अभी तक मैंने आपको जो क्वेश्चंस लगवाए, ये 6 क्वेश्चंस, इनसे आपको ये पता चल जाना चाहिए है कि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं। पहली, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सिर्फ रीड करने से काम नहीं चलेगा। जब आप पढ़ें तो टॉपिक्स को डीपली अंडरस्टैंड करें और सिमिलर से लगने वाले शब्दों के बीच के डिफरेंस को ज़रूर समझें। सेकेंड थिंग, कॉमन सेंस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ कॉमन सेंस से भी लग जाते हैं, भले ही हमने वो टॉपिक नहीं भी पढ़ा हुआ हो तो। एंड द थर्ड थिंग, कमांड ओवर द लैंग्वेज। नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आधा पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ के गलत इंटरप्रिटेशन निकालना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को नहीं समझ पाना क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ी डिफिकल्ट हो गई, लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट हो गई, नहीं समझ में आई, भले आप हिंदी मीडियम से पेपर अटेम्प्ट करें, भले आप इंग्लिश मीडियम से पेपर अटेम्प्ट करें। अगर भाषा के ऊपर कमांड नहीं है तो ना क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया जाता है, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप लोग स्टेटमेंट नहीं समझ पाएंगे। सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना, कॉमन सेंस लगाना और कमांड ओवर द लैंग्वेज, ये जो 3C है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है नेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। दूसरी चीज़, ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप याद रखिए, जब भी एक क्वेश्चन आता है और उसमें 6 स्टेटमेंट होती है, कम से कम 2 स्टेटमेंट तो प्रीवियस ईयर पेपर से उठाई जाती हैं। अब जब आप प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन लगाएं तो आपको करना क्या है, आप ये ज़रूर देखें कि एनटीए ने कौन सी स्टेटमेंट को सही माना, कौन सी गलत माना। इससे क्या बेनिफिट होगा, जब आप अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे, अगर 1 या 2 स्टेटमेंट भी पुराने वाले पेपर में से आ गई, जो कि आती हैं 6 में से कम 1-2 पुरानी आती हैं, तो 1 या 2 स्टेटमेंट भी पुराने वाले पेपर में से आ गई, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस लगाए हुए होंगे तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई इस स्टेटमेंट को पिछली बार गलत माना गया था या सही माना गया था, और सिर्फ 1 या 2 स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो जब प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं तो ये भी देखें कि किस स्टेटमेंट को सही माना गया है, ये भी देखें कि किस स्टेटमेंट को गलत माना गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में ये जो 6th वाली स्टेटमेंट है, वन में टीच विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस, ये आज तक 3-4 बार आ चुकी है पेपर में। सो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाना। किसी भी कोचिंग के दिए गए प्रैक्टिस पेपर्स या मॉक टेस्ट वो बाद में लगाएं जब आपके पास टाइम बचे। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस लगाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस में से 10-15 क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं किसी ना किसी फॉर्मेट में। हो सकता है पिछली बार वो चीज़ मैच द फॉलोइंग में थी, इस बार स्ट्रेट अवे क्वेश्चन में आ गई। हो सकता है पिछली बार स्टेटमेंट फॉर्म में थी, इस बार मैच द फॉलोइंग में आ गई। फॉर्म चेंज हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं 10-15 क्वेश्चंस किसी ना किसी तरीके से रिपीट ज़रूर होते हैं, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में 6 में से 1-2 स्टेटमेंट ज़रूर पुरानी वाली होती हैं। सो इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को ढंग से लगाएं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। अब ये हैं 2-2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। आप देखिए 7th वाला, असर्शन ए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग। मैंने पहले भी बताया फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए। तो फॉर्मेटिव डेवलपमेंट से जो पेस ऑफ लर्निंग है वो एक्सेलरेट हो जाती है, मतलब तेज़ी से लर्निंग होती है। सही बात है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। रीजन आर में कह रहे हैं, एज अगेंस्ट सम्मेटिव इवैल्यूएशन
फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल। नहीं भाई, ये किसने कहा? ये कह रहे हैं कि अगर हम सम्मेटिव और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को कंपेयर कर दें तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ज़्यादा रिलायबल है। नहीं, ऐसी कोई थ्योरी नहीं है, ऐसी कोई स्टडी नहीं है। सम्मेटिव इवैल्यूएशन का अपना अलग रोल है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का अलग रोल है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्लासरूम के दौरान चलती है, सम्मेटिव इवैल्यूएशन साल के एंड में सम टोटल किया जाता है इवैल्यूएशन का। दोनों की अपनी अपनी इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो इस वाले क्वेश्चन में 7th वाले में क्या है? एक स्टेटमेंट सही, एक गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। A is true but R is false। अब आते हैं 8th वाले क्वेश्चन पे। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ट्रू। लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा चलती रहती है, चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे आप इंजीनियर, प्रोफेसर, कुछ भी बने, हमेशा आपकी फील्ड में कुछ ना कुछ नए डेवलपमेंट्स होते रहेंगे और उनको सीखते रहना ज़रूरी है। सो लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन सिर्फ इतने तक ही सीमित है क्या? इसका मतलब नहीं। जीवन में बहुत सारी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं। आप जब लाइफ के अलग अलग फेजेस में होते हैं तो अलग अलग सिचुएशंस आती हैं, उनसे भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसीलिए भी लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। रीज़न आर दे रखा है, लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद लाइफ प्रोसेसेस। ये भी सही है भाई, लर्निंग तभी प्रोडक्टिव है, तभी यूजफुल है जब वो लाइफ प्रोसेसेस से जोड़ के हो। क्यों भाई? स्कूल वालों का काम क्या होता है? सिर्फ रिजल्ट निकालना, पास कराना या किताबें पढ़ाना? नहीं। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू मेक यू अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हु कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड कंट्री। आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने की कोशिश करी जाती है जो समाज में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सके, देश के लिए भी कुछ कर सके, और अगर कुछ नहीं भी करे तो एटलीस्ट कुछ गलत नहीं करे। एंड अनदर थिंग, सिर्फ समाज के लिए या कंट्री के लिए नहीं, खुद के लिए भी, आपकी खुद की लाइफ में भी पर्सनली बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिनको फेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो उन सिचुएशंस को कैसे डील करना है, उन सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, वो चीज़ भी सिखाई जाती है। इनको हम बोलते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स या लाइफ सस्टेनिंग स्किल्स। अच्छे जीवन जीने के स्किल्स वो भी सिखाए जाते हैं। सो लर्निंग यूज़फुल तभी है, प्रोडक्टिव तभी है जब वो आपको सही इंसान बना सके, सही तरीके से जीना सिखा सके, और इसके लिए वो लाइफ प्रोसेस से लिंक्ड होनी चाहिए है। सो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब आप देखिए 7th वाले में क्या था? एक स्टेटमेंट सही, एक स्टेटमेंट गलत। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि जो दो स्टेटमेंट दे रखी हैं उसमें से कौन सी सही है, कौन सी गलत है। अगर एक स्टेटमेंट सही और एक गलत है तो आंसर वही मिल गया। लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो फिर हमें आगे ये भी बताना पड़ता है कि जो आर वाली स्टेटमेंट है वो ए वाली स्टेटमेंट का रीज़न है कि नहीं है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तब ये थर्ड स्टेप भी हमको करना है कि दोनों स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद बताइए आर वाली स्टेटमेंट ए का रीज़न है कि नहीं है। तो इसी क्वेश्चन में देखते हैं, लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अगर कोई आपसे पूछे कि लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में डिफरेंट सिचुएशंस आती रहती हैं जिनको यहाँ पे बोला गया है लाइफ प्रोसेसेस। तो हमारे जीवन में जब डिफरेंट सिचुएशंस आती रहती है, मतलब डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस आते रहते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं, इसीलिए वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो यानी कि जो आर रीज़न है वो बिल्कुल करेक्ट रीज़न है ए वाली स्टेटमेंट का। तो आंसर क्या होगा हमारा? हमारा आंसर होगा ये, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आते हैं 9th पे। ए वाली स्टेटमेंट है, टीचिंग एड्स हैव टू बी कंसिडर्ड एज इफेक्टिव सप्लीमेंट्स टू इंस्ट्रक्शन। सही बात है भाई, जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो टीचिंग एड इफेक्टिव सप्लीमेंट है, सपोर्ट करता है उस चीज़ को, बिल्कुल करता है भाई। टीचर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन बोल रहा है और दूसरा टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख देता है, तो वो बच्चों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब किसी चीज़ को आप बोलने के साथ साथ ब्लैक बोर्ड पे लिख भी देंगे। सो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। टीचिंग एड्स बहुत प्रकार के हो सकते हैं, प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाएगा तो और भी अच्छा होगा। सो टीचिंग एड्स बिल्कुल इफेक्टिव सप्लीमेंट है इंस्ट्रक्शन देने में, पढ़ाने में। दे कीप द स्टूडेंट्स इन गुड ह्यूमर, ये भी सही है भाई। टीचिंग एड्स का इस्तेमाल होता है यहाँ पे गुड ह्यूमर का मतलब अगेन एंटरटेनमेंट नहीं है। हमेशा स्टेटमेंट को पढ़ के सही इंटरप्रिटेशन निकालें। दे कीप द स्टूडेंट्स इन गुड ह्यूमर, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, नहीं।
इसका मतलब ये है कि क्लास का एटमॉस्फेयर थोड़ा लाइट बना रहता है, बहुत रिजिड और स्ट्रिक्ट नहीं रहता है। बच्चे थोड़ा लाइट फील करते हैं, दिमाग पे प्रेशर नहीं होता है, स्ट्रेस नहीं होता है, आराम से पढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। टीचिंग एड्स की वजह से क्लास का एटमॉस्फेयर लाइट रहता है, बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब क्या ये आर वाली स्टेटमेंट ए का रीज़न है? नहीं है। इसका आंसर होगा बी। बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट सही तो थी, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब मैं समझाती हूँ क्यों ये रीज़न नहीं है। देखो क्या होता है, जब दो स्टेटमेंट हमें पता चल गई कि सही है, तो ये इंसानी दिमाग जो है ना, ये क्या करता है, ह्यूमन माइंड का एक बिहेवियर है कि वो दोनों चीज़ों को अपने आप लिंक कर देगा। आपने भी देखा होगा, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम किसी भी दो चीज़ को कैसे भी लिंक करा सकते हैं। वही हमारा दिमाग यहाँ पे करता है। जब दो स्टेटमेंट सही होती है तो 90% ऑफ द टाइम आपका दिमाग ये आंसर देगा कि हाँ भाई, उन दोनों स्टेटमेंट्स में रिलेशन है। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं सोचना है। ऐसे केसेस में आप क्या करो, आर वाली स्टेटमेंट को रीड ही मत करो, रीज़न को रीड मत करो, सिर्फ और सिर्फ ए वाली स्टेटमेंट को रीड करो और खुद से पूछो कि अगर आपको जवाब देना होता आप क्या देते। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि क्लास में टीचिंग एड्स का इस्तेमाल क्यों होना चाहिए, तो पहला रीज़न, प्राइमरी रीज़न आपके दिमाग में क्या आएगा? भाई मेरे दिमाग में प्राइमरी रीज़न आएगा कि टीचिंग एड्स का इस्तेमाल क्लास में इसलिए होना चाहिए है ताकि मैं बच्चे को बेहतर तरीके से कंसेप्ट समझा सकूं। ये प्राइमरी रीज़न है। क्या वो प्राइमरी रीज़न यहाँ क्वेश्चन में आर में दे रखा है? नहीं दे रखा है। यानी कि जो यहाँ दे रखा है वो सेकेंडरी रीज़न है। सेकेंडरी रीज़न को रीज़न नहीं मानेंगे हम लोग, यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं मानेंगे, याद रखिएगा। इन क्वेश्चन को आंसर करने का एक ही तरीका है, पहले दोनों स्टेटमेंट्स में से देखो कौन सी सही है कौन सी गलत है। अगर एक सही है एक गलत है तो वहीं पे ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अगर दोनों सही है तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आर वाली स्टेटमेंट ए का रीज़न है कि नहीं है। और ऐसे केसेस में उस आर वाली स्टेटमेंट को मत देखो, अपने आप से पूछो कि जो ए वाली स्टेटमेंट है उसका प्राइमरी रीज़न क्या होना चाहिए है। अगर आपसे पूछ लिया जाता तो आप क्या आंसर देते? आपके दिमाग में जो प्राइमरी रीज़न आए, अगर वो लिख रखा हो यहाँ पे आर में, तो वो उसका एक्सप्लेनेशन है, वरना नहीं है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे जो है 9 एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको। टीचिंग एप्टीट्यूड पहला टॉपिक था, उसी से उठा के दिए हैं। ये एग्जाम्पल सिर्फ आपको इसलिए दिए गए हैं ताकि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको पता चल सके किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर बाई चांस कोई बिना पढ़ा हुआ टॉपिक एग्जाम में आ जाए तो उसको कैसे आंसर करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, और जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से आंसर करना है। आई होप आपके डाउट्स एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को आंसर करने से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। अब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।